हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए पेपर है जो वो 20 पेपर है, 20वां पेपर है। 20 और 21वां पेपर आज आपको देखने को मिलेंगे, दोनों ही पेपर बहुत बेहतरीन और जबरदस्त पेपर आज मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। 20वां पेपर को ये मत समझ लेना एक आध क्वेश्चन पहले पेपर्स का रिपीट हो सकता है, लेकिन उसको सेम मत समझ लेना। जबरदस्त पेपर, बिना देरी किए कमेंट भाई, कम से कम मिनिमम 50 कमेंट इस वीडियो पर नहीं आएंगे तो भाई मन नहीं रहेगा पेपर कराने का। प्लीज भाई एक मोटिवेटिंग कमेंट कर दिया करो यार। पेपर को देख रहे हो, 1200 से 1500 2000 इजली हर पेपर को बच्चे देख रहे हैं, लेकिन कमेंट 50 करने में दिक्कत है। एक बार लिख दिया करो सर बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। शायद दिख रहा है कि नहीं मुझे ये बता दो, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बताइए भाई, फटाफट बताइए। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स। ये मत सोचना कि ये पेपर हो गया है, एक दो क्वेश्चन पहले पेपर के रिपीट हो सकते हैं प्यारे बच्चे, इसको ये मत समझ लेना कि पेपर हो गया मतलब सर। चलो मैं एक बार आपके लिए ये बता देता हूं, इधर यहाँ खोल लेते हैं इसे। ओके, अब आपको बताना होगा मैस केयर का क्या पूछा गया प्यारे बच्चे, सिनोनिम्स पूछा गया। मैस केयर का सिनोनिम्स बताओ क्या होता है, मैंने पहले भी पढ़ा दिया प्यारे बच्चों। बड़े ग्रुप में लोगों को मारना, मीनिंग लिख लेना। कार्नेज माने भी नरसंहार होता है। एक और इसका मीनिंग होता है प्यारे बच्चे जेनोसाइड, नरसंहार होता है। एक और मीनिंग इसका होता है मास मर्डर, मास मर्डर ये भी इसका मीनिंग है। एक और होता है स्लॉटर, SLAUGSTER, और भी मीनिंग है। ये सारे मैस केयर के ही सिनोनिम्स हैं, इन्होंने सिनोनिम्स पूछा है। ठीक है, बताएंगे अभी, पहले समझ लो सिनोनिम्स मतलब ये होगा इसके, लेकिन इसमें कौन सा होगा तो सबसे पहले हमें इनके मीनिंग पता होने चाहिए। देखो भाई, एनिग्मा किसे कहते हैं पहले समझो। ये नाउन है, कोई भी सीक्रेट या कोई रहस्यमय चीज हो जिसके बारे में कंफ्यूजन हो, कोई भी सीक्रेट या कंफ्यूजन भी कह सकते हो, कोई भी रहस्य कह लो, सीक्रेट या मिस्ट्री, MYSTER, कोई भी रहस्यमय चीज जिसके बारे में पूरी तरह से कंफ्यूजन बना हो, अनेबल टू अंडरस्टैंड हो, पजल्ड हो आप पूरी तरीके से, PUZZLE पजल हो, या फिर अनेबल, अनेबल टू डिसाइड, अनेबल टू डिसाइड और अंडरस्टैंड हो, आपकी समझ से कोई चीज परे हो। एक तरह से कहते ना सर ये मेरे लिए बहुत ही रहस्य बना हुआ है, कोई भी चीज जो आपको क्लियरली नहीं पता चल पाता, आपके लिए मिस्टीरियस बनी हुई है, आपके लिए सस्पेंस बना हुआ है कि सर ये क्या है मुझे नहीं पता, उसको एनिग्मा कहा जाता है। एनिग्मा का मतलब हो गया एक तरह से पूरी तरह रहस्य, कोई भी चीज जो आपके लिए रहस्य बनी हुई है। ठीक है ना, ये आंसर होगा नहीं, ये बात सही है। कॉम्बैट किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए, स्पेशली युद्ध या जो लड़ाई होती है, बैटल। ठीक है ना, स्पेशली कोई भी फाइट जो स्पेशली इन वॉर, युद्ध में होती है, उसको कॉम्बैट कहा जाता है। ठीक है, बैटल कहा जाता है, आपने हिस्ट्री में इसको बहुत बार पढ़ा हुआ है इस वर्ड को, मतलब टू फाइट इन स्पेशली इन अ वॉर। ठीक है, कंट्रोवर्सी भी आप कह सकते हो, याद रखना है इसको, कंट्रोवर्सी भी हम कहते हैं। अगला हम चलते हैं सर, कैविएट किसे कहते हैं? कैविएट क्यों नहीं होगा, कैविएट ये वो वार्निंग है। कैविएट आपके लिए क्या है, कोई भी नोटिस दिया जाना, कोई भी नोटिस, सावधानी पत्र या कोई वार्निंग देना, पहले से आपको सचेत करने के लिए कोई चेतावनी देना कि भाई आपके लिए लास्ट चेतावनी है, तो आपने ये नहीं किया तो फिर आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो उसको कहा जाएगा कैविएट। ठीक है ना, ये वर्ड बहुत अच्छा है, ध्यान रखना है इसको। कैविएट का मतलब हो गया एक तरह से नोटिस, किसी को वार्निंग देना। ठीक है ना, सावधानी पत्र देना किसी को, पहले से अलार्म कर देना किसी को। ठीक है ना, उसको कैविएट कहा जाता है। असैसिनेट, असैसिनेट का मतलब है, याद रखना, किसी का मर्डर करना। आंसर हमारे पास एक ही मिल रहा है इसका, मैस्कर माने मर्डर होता है बहुत लोगों का, असैसिनेट माने भी मर्डर होता है। ये मर्डर नॉर्मल नहीं है, किसी का मर्डर करना जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, मर्डर ऑफ एन इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, फॉर किस रीजनों से करना, पॉलिटिकल रीजनों से। गांधी जी की हत्या हुई, इसको क्या कहा गया, असैसिनेट। राजीव गांधी की हत्या हुई, इसको क्या कहा गया, असैसिनेशन। ठीक है, इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, इनको कहा गया असैसिनेशन। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए आदमी की हत्या, वो भी पॉलिटिकल कारणों से की गई हो, या फिर मर्डर ऑफ अ पॉलिटिकल पर्सन और मर्डर ऑफ अ पॉलिटिकल फेस। ठीक है ना, किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति, किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति की कारण, किसी भी कारण से की गई हत्या को असैसिनेशन कहा जाता है। मर्डर ऑफ एन इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर पॉलिटिकल रीजंस इज डिफाइंड एज असैसिनेट। दिस इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। आप सब कुछ लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके। यहां पर मेरे पास समय कम इसलिए मैं रुक नहीं पाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर, वाओ सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अ फिगर, एक ऐसी आकृति जिसमें 6 साइड हों। अरे यार कितना सिंपल है, जिसमें 4 साइड हो उसको चतुर्भुज, आयत, जिसमें 5 साइड हो उसको पेंटागन, जिसमें 5 साइड हो उसको पेंटागन, जिसमें 10 साइड हो उसको डेकागन, जिसमें 8 साइड हो उसको ऑक्टागन। ठीक है ना, और अ फिगर विद 6 साइड, जिसमें 6 साइड हो उसको हेक्सागन कहा जाता है। षटभुजाकार, षटभुजाकार, षट मतलब 6, भुजा माने साइड्स, आकार। ठीक है, 6 भुजाओं की आकृति को षटभुजाकार मतलब सर हेक्सागन कहा जाता है, हेक्सागोन। ठीक है, पेंटागन 5 भुजाओं वाली आकृति, डेकागोन 10 भुजाओं वाली आकृति, ऑक्टागन 8 भुजाओं वाली आकृति। कोई डाउट किसी को? ए इज द राइट आंसर। तीसरे का सही आंसर बताओ प्यारे बच्चे, करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। ठीक है,
आई ऑलवेज बुक माई सीट्स इन एडवांस एंड दिस इज अ बुक, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। एक तो बुक यहाँ पर है, एक जो वर्ड आया हुआ है ये बुक यहाँ पर है, ये बस पूछा गया यहाँ ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है और ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने हमेशा आपको कहा है कि जो भी चीज़ सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रही है वो लगभग वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इसको मत समझ लेना वर्ब, ये तो एडवर्ब आ रही है, ये वर्ब नहीं है, ऑलवेज एक एडवर्ब है, ठीक है। हमेशा आई के बाद आने वाला सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहा है। मैंने अपने सीट को बुक कर लिया, ऑब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट के बाद, मतलब ये वर्ब है। तो यहाँ तो बुक एक वर्ब हो गया प्यारे बच्चे, किसी चीज को फिक्स कर लेना। सीट बुक करने का मतलब मैंने अपनी सीट को निश्चित कर लिया है। और यहाँ ये ए लग रहा है बुक से पहले, तो भाई ये यहाँ वर्ब तो नहीं आ सकते। आर्टिकल किससे पहले आता है? नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, स्पेशली नाउन से पहले। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बुक क्या होगी? नाउन होगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आर्टिकल, फिर नाउन आ रही है, तो ये हो गई वर्ब, ये हो गई नाउन। आंसर हो गया बी इज द राइट आंसर, वर्ब एंड नाउन। याद रखना इस बात को, अच्छा क्वेश्चन है और पहले भी एक पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया प्यारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सभी के सामने, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। एक मिनट, सॉरी, चौथा क्वेश्चन हम पूरा कर देते हैं जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। बताइए, इट इज़ टाइम, यही समय है जब हमें कुछ अच्छा अपने लिए करना है, करना चाहिए था, करना होगा। यार बहुत सिंपल है, इंग्लिश के किसी भी वाक्य की शुरुआत इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम से स्टार्ट होती है। प्यारे बच्चे ध्यान से समझ लो, इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इंग्लिश का कोई भी वाक्य यदि इनसे स्टार्ट होता है तो अगले सेंटेंस में, अगला जो सेंटेंस होगा हमेशा उसमें पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा। अगला टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा प्यारे बच्चे। इंग्लिश के किसी वाक्य की शुरुआत इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम से स्टार्ट होती है तो अगला वाक्य हमेशा पास्ट फॉर्म लेगा, याद रखना। इसलिए इट इज टाइम, यही समय है, मतलब समय यही है, निकल रहा है जो, जिसमें हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बनेगा, प्रेजेंट में नहीं बनेगा, ये थर्ड फॉर्म में लिखो, पास्ट फॉर्म आएगी हमेशा, बी इज द राइट आंसर। पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा, यही समय है जब हमें कुछ करना चाहिए था पर किया नहीं, समय निकल गया। चार का याद रखना, बी इज द राइट आंसर। किसी को कोई डाउट? मैंने ये पहले भी आपको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन, 8 साइंटिस्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है। 8 साइंटिस्ट के लिए हिंदी समझ लो, उनको क्या किया गया? 8 वैज्ञानिकों ने क्या किया? नेशनल अवार्ड को क्या किया होगा ये तो? 8 वैज्ञानिकों ने नेशनल अवार्ड को दिया होगा किसी को कि रिसीव किया होगा? फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, अचीव, बहुत ही अद्भुत योगदान के लिए, और डेडिकेशन टू द प्रोफेशन, अपने काम के प्रति लगन के लिए उनको दिया गया। 8 वैज्ञानिकों ने क्या नेशनल अवार्ड, राष्ट्रीय पुरस्कार पाया है? पाने की अंग्रेजी आनी है पाना, उन्होंने प्राप्त किया है, प्राप्त किया है। 8 वैज्ञानिकों को दिया, 8 वैज्ञानिकों ने किसी को नहीं दिया है, 8 वैज्ञानिकों को दिया गया है, लेकिन दिया गया नहीं है, 8 वैज्ञानिकों को मिला है, प्राप्त किया है। उसकी अंग्रेजी देखो, यहाँ पर रिसीव है, रिसीव की अंग्रेजी, यहाँ रिसीव तो ऑप्शन है नहीं, क्या आएगा? जो रटेंगे वो नहीं कर पाएंगे। यहां पर है कि 8 वैज्ञानिकों ने अवार्ड को रिसीव किया है, ठीक है, किसी के द्वारा, किसी से रिसीव किया है। अब रिसीव की अंग्रेजी यहां देखो कि क्या हो सकती है। देखो याद रखना प्यारे बच्चे, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, जब आप किसी को कोई अवार्ड देते हैं, किसी के द्वारा दिया जाए, किसी को अवार्ड देना मतलब डोनेट करना, गिव करना, ये अंग्रेजी तब आती है, बिस्टॉर्ड और कॉन्फेड दोनों कब आते हैं? ये दोनों में क्यों हटा रहा हूं? ये तब होता है जब पैसे में यूज किया जाए, अवार्ड किसी को दिया जा रहा है, अवार्ड किसी को देना, ठीक है ना, कोई भी गिफ्ट, कोई भी अवार्ड, कोई भी सरप्राइज किसी को देना, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? कॉन्फेड, ठीक है ना, याद रखना। कॉन्फेड का मतलब होता है किसी को देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये फटाफट से बताओ जल्दी, ठीक है। किसी को कोई भी अवार्ड देना, किसी को प्रेजेंट या कोई भी डिग्री देना, टू ग्रांट, ग्रांट के लिए यूज किया जाता है, किसी को डिग्री बांटी गई, डिग्री दी गई, ये तब आएगा बेस्टोर्ड, ठीक है ना। इसी तरह कॉन्फेड, दोनों के लगभग दोनों सिमिलर हैं, सिनोनिम्स हैं। पिक माने होता है किसी को क्या कर लेना, पिक्ड तो सुना होगा आपने। पिक्ड का मतलब क्या होता है पता है? पिक्ड का मतलब होता है झटके से किसी से कोई चीज लेना, पिक कर लेना। पिक का मतलब होता है झटके से पकड़ना, या शुद्ध मीनिंग मैं बताऊं तो पिक का मतलब है टू चूज, चूज करना, किसको पिक करना है इनमें से, ठीक है, किसको चूज करना है, किसको चुनना है। ये भी मीनिंग नहीं होगा, आपको शायद आश्चर्य होगा। आपने आंसर मुझे पता है क्या लगाया होगा, या तो ए या डी। आंसर सी इज द राइट आंसर, 100%। 99 नहीं, बैग माने होता है, लिख लेना, किसी से प्राप्त करना, रिसीव करना, याद रखना। नॉट गिविंग, रिसीविंग का सेंस आना चाहिए, बैग्ड माने प्राप्त करना होता है, लिख लो प्लीज यहाँ पे। रिसीविंग और विनिंग, स्पेशली बैग कब लगाते हैं? जब किसी से कोई रिसीव किया गया हो अवार्ड, या अवार्ड जीता गया हो, कोई भी ट्रॉफी या कोई भी अवार्ड जीता गया हो, तब हम बैग लगाते हैं। यहाँ 8 वैज्ञानिकों ने अवार्ड जीता है, तो जीतना की अंग्रेजी लिख लेना, कि विस्टोर्डेड मत लगा देना, बैग आएगी। ये क्वेश्चन आप नेट पे जाके देखोगे, आपको अवेलेबली मिल जाएगा, कई कुछ एग्जामों में आ चुका है। सही आंसर बैग है, लेकिन तुम मुझे बताओगे या तो कॉन्फेड या बेस्टोर्ड लगाओगे, ये लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये जब यूज किए जाते हैं किसी को देना, ये दिए नहीं गए उन्होंने, 8 वैज्ञानिकों ने अवार्ड को पाया है, रिसीव किया है, जीते हैं उन्होंने, तो बैग्ड आएगा। जब भी हम कोई जीतने की है, स्पेशली गिफ्ट या अवार्ड की बात करें उस केस में, ठीक है। लिख लो भैया, 6वें का सही आंसर सी है। अगला 6वें का नहीं, सॉरी 5वें का,
छठवां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, छठवां क्वेश्चन, ही डेल्ट वेरी पोलाइटली। यार एक वर्ब होती है, आपको पता होगा, डील एक वर्ब होती है, डील के साथ एक तो प्रीपोजिशन इन आता है और एक डील के साथ आता है विद आता है। कितना आसान है। डील इन माने तो होता है व्यापार करना, व्यापार करना। मेरे पापा कपड़ों का व्यापार करते हैं, माई फादर डील इन गारमेंट। और डील विद माने हैंडल करना, टू हैंडल। सर मैं इन गंदे कस्टमरों को हैंडल नहीं कर सकता, आई कांट डील विद दीज अनरूली कस्टमर्स। ये डील विद, ये विद की बात हो रही है, मी आदमी की। ही डेल्ट वेरी पोलाइटली, उसने बहुत प्यार से हमको डील किया, मतलब हैंडल किया। 100% यहाँ पे आंसर पुरुष की बात हो रही है, व्यापार की नहीं हो रही, और इसलिए विद आएगा आंख बंद करके। डील इन और डील विद और डील एट। सर डेल्ट के साथ में एक और प्रीपोजिशन आता है क्या, बताओ जल्दी। मिठाइयाँ बांटी गई बच्चों में। डील आउट माने बांटना, आउट भी आ जाता है, लिख लेना, टू डिस्ट्रीब्यूट। डील आउट का मतलब हो गया टू डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स वर डेल्ट आउट अमंग द स्टूडेंट्स। आउट भी आ जाता है, याद रखना, इसलिए विद इज द राइट आंसर। डील विद का मतलब होता है के साथ हैंडल करना। उन्होंने हमारे साथ बहुत ही विनम्र तरीके से चीजों को हैंडल किया या व्यवस्थित किया, बिहेव किया, ठीक है। टू हैंडल और टू बिहेव, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं प्यारे बच्चे, सातवां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। सर बचपन से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, परमिटेड लिख लो। परमिट की सेकंड फॉर्म है प्यारे बच्चे, परमिट की सेकंड फॉर्म है क्या, और थर्ड फॉर्म भी है परमिटेड। आप इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थर्ड फॉर्म का दूसरा नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल, जो कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करता है। मैंने शायद कल के पेपर में ये बताया था, परसों के में। वर्ब की सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहा जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो कि सब्जेक्ट के साथ नाउन का काम करेगी उसको जीरेंट कहा जाएगा, और यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा होगा उसको इन्फिनेटिव कहा जाएगा। सातवां का आंसर क्लियर हुआ। चलिए सातवें का आंसर ए हो गया। अब क्वेश्चन आठवां कौन सा है सर, ये बताइए। आठवां क्वेश्चन निकाल लेते हैं, इसलिए डरना नहीं है। लो ये क्वेश्चन आ गया आठवां। कुछ दिक्कत हो रही है पेपर में, इधर खिसका लेते हैं इसको। पेपर आपके सामने है, मैं थोड़ा छोटा क्वेश्चन कर देता हूँ जिससे आप सभी को दिख जाए, और छोटा कर देते हैं थोड़ा। ये आठवां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। बताओ भाई, आइडम्स फ्रेज है विलो द विस्प। विलो द विस्प, विल माने इच्छा होती है, बता रहा हूँ कैसे याद करोगे, विस्प, ठीक है ना। अभी सब कुछ बताऊंगा आपको टोटली, कैसे इस आइडम्स फ्रेज की हिस्ट्री है, कहाँ से इसको कैसे काम करना है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये वो वाली लाइट होती है जो रात को चमकती है, रात को चमकती है, ठीक है ना, तारों से। और यहाँ पर अचानक आदमी सोचता है कि कौन सी लाइट है, उनके पीछे भागता है, उनको खोजने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत जल्दी ही आकाश में गुम हो जाती है, पता नहीं चलती। मतलब आपको एकदम ऐसा लगता है ये क्या धोखा सा हुआ है, एक्चुअली में लाइट थी कि नहीं थी। इसी के ऊपर ये पूरा क्या है, आइडम्स और फ्रेज है। तो पहले तो लिख लो इस चीज को, याद रखना। कोई भी चीज, मैं एक और मीनिंग इसका बता रहा हूँ, वाइल्ड गूज चेज, समझ लो पहले, वाइल्ड गूज, GOOSE चेज। अच्छा ये बताओ, आप लोग जंगल में घूमने गए, आपको लगा कि जंगल का जो हिरन है, गूज माने हिरन ही तो होता है, सब पता होगा, हिरन की एक प्रजाति है, हिरन होता है। और आपने लगा कि वाइल्ड माने जंगली हिरन को मैं पीछा कर लूंगा, पकड़ लूंगा। आपने गली के कुत्ते पकड़े थे तो आपको लगा ऐसे ही दौड़ता होगा। बेटा जब आप जंगल में जाओगे ना, तो जो शेर और चीता है ना, शेर और चीता, वो भी जंगल के हिरन को पकड़ नहीं सकते, उस लेवल पर उसकी दौड़ होती है। तुम समझते हो मैं जंगल में जाऊंगा और तुरंत उसे पकड़ के उसका पीछा करूंगा, तो सच बताओ तुम कैसा सोच रहे हो, सच में रियल पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है, ये तुम भूल जाओ कि हिरन को कभी पकड़ पाओगे। मतलब ये भी एक आइडम फ्रेज है, लिख लेना। वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है निष्फल प्रयास करना, ठीक है। आजकल के लड़के 13 और 14 साल के सारे लड़के, क्या चल रहा है, क्यों बर्बादी हो रही है, पहले मैं बता देता हूँ। टू एक्ट इन अ चाइल्डिश वे, बच्चे की तरह बिहेव करना गलत। एक्टिंग इन अ फूलिश वे, मूर्ख बिहेव करना गलत। टू हैव डिजायर अनबैक्ड बाय एफर्ट्स, ऐसी इच्छाएं रखना। टू हैव डिजायर्स अनबैक्ड बाय एफर्ट्स, जो प्रयास करने से आपको न मिलेंगी। अनबैक्ड का मतलब है टू हैव डिजायर, ऐसी इच्छाएं, अनबैक्ड बाय डिजायर्स या एफर्ट्स। चलो इसको भी थोड़ा सा, जो मिल जाएंगी अनबैक्ड हो जाएंगी, ये भी गलत। एनीथिंग जो पूरी तरह से धोखेबाज है और इल्यूड है, यही सही आंसर है, डी इज द राइट आंसर। कोई भी ऐसी इच्छा करना, कोई भी ऐसे सपने पाल लेना जिसमें आपको केवल धोखा या फिर केवल आपको क्या मिलेगा, केवल आपको मात मिलेगी। फ्रूटलेस एफर्ट करना, फ्रूटलेस एफर्ट का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चे, फ्रूटलेस एफर्ट करना, एफर्ट करना मतलब निष्फल प्रयास करना। आपने क्या किया 16-17 साल में, ठीक है, हवाबाजी शुरू करना कर दिया, आपको लगा जिंदगी ऐसे चलेगी और आपको लगा मैं सब कुछ अचीव कर लूंगा। कोई भी चीज जो अनअटेबल अनअटेनेबल है, अनअटेनेबल मिलेगी नहीं, चीजें बस लगेंगी आपको, ठीक है। केवल वाइल्ड गो चेज एक निष्फल प्रयास करना, ठीक है ना। याद रखना इसका सही आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। कोई भी चीज विद इल्यूड्स और डिसीव्स, ठीक है ना। कोई भी चीज जिससे हमें केवल क्या लगता है, धोखा मिलता है। टू हैव डिजायर अनबैक्ड बाय एफर्ट्स, समझ लेना आंसर क्या होगा इसका, डी इज द राइट आंसर। कोई डाउट किसी को, एक निष्फल प्रयास करना उसी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं सर 9वें क्वेश्चन पर। इनडायरेक्ट स्पीच है, ये तो बहुत आसान है भाई। आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट। उसने कहा कैन यू सिंग, क्या तुम गा सकते हो, और मैंने कह दिया बेटा मैं नहीं गाऊंगा,
ठीक है, तो इसका क्या बनेगा यार, उसने क्वेश्चन पूछा है दैट कुड आई सिंग, कुड के बाद आई कैसे आ सकता है इनडायरेक्ट में, यहाँ आई कुड सिंग आया, फिर दोबारा कह दिया इफ आई कुड, इफ कहां से आ गया भाई, इफ और वेदर ये कहां से लगा दिया इन्होंने। चलो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, ई आस्क्ड मी इफ, बिल्कुल ठीक है, इफ आ जाएगा कंजंक्शन, आई कुड सिंग एंड आई सेड दैट आई कुडंट, ये कहां से ऐड कर दिया, बिल्कुल गलत, ये डिनाइड का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ही आस्क्ड, उन्होंने से मुझसे पूछा, बिल्कुल सही है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इफ आ जाएगा, यू चेंज हो जाएगा आई में, आई के साथ कैन चेंज हो जाएगा कुड में, और सिंग एंड आई सेड, मैंने उससे कह दिया भैया मैं नहीं कहता हूं, नो, डी इज द राइट आंसर। क्या कोई डाउट है, बताओ फटाफट से, 100% डी इज द राइट आंसर। कोई डाउट हो तो मुझे बता दिया करो भाई। 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा वर्ड है फॉलोइंग विच इज नाउन, जो नाउन है इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है चारों में से, मैं बचपन से पढ़ा रहा हूं आपको कि बेटा, बचपन का मतलब शुरुआत से, मैं आपको बहुत दिनों से ये बात पढ़ा रहा हूं कि जो ये समझ गया बच्चा कि कोई भी इंग्लिश का वर्ड क्या है तो तुम इंग्लिश बोलने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हो कि नहीं, तुम कहते हो सर जी आई एम गुड, क्यों कहते हो, तुम्हें पता है गुड एक एडजेक्टिव है, किसी सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा कहना उसी को एडजेक्टिव कहते हैं, तुम गुड लगाते हो। इंग्लिश तभी तुम अच्छी बोल पाओगे जो तुम्हें ये पता होगा कोई भी वर्ड क्या है, याद रखना इस बात को, नहीं कभी जिंदगी में तुम हमेशा ग्रामेटिकली गलत इंग्लिश ही बोल पाओगे। बैड एक एडजेक्टिव है, एक ऐसा वर्ड है जो किसी के बारे में अच्छा या बुराई बताता है, मतलब क्वालिटेटिव वर्ड हो गया, बिल्कुल सही एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है प्यारे बच्चे। टेम्परेरी फिर से एक एडजेक्टिव है, टेम्परेरी कहते हैं ना ऐसे वर्ड जो किसी को डिफाइन करें, किसी के बारे में कुछ भी बताएं, मैं कहूंगा भैया ये दुनिया टेम्परेरी है, दुनिया एक नाउन है, नाउन को डिफाइन कर रहे हैं मतलब टेम्परेरी। फास्ट बताया जा रहा है, ये भी एक एडजेक्टिव है, जब नाउन से पहले आएगा तो ये भी, वो फास्ट तेज दौड़ने वाला, ही इज अ फास्ट रनर। नेपोटिज्म एक क्वालिटी है, आईएसएम, पूरी इंग्लिश में किसी शब्द के पीछे आईएसएम आ रहा है तो याद रखना 99.9% वो नाउन होगा। नेपोटिज्म माने होता है बेटा, यही आंसर है, भाई भतीजावाद। मैं हीरो हूं तो मेरा बेटा भी मैं उसे हीरो बना दूंगा क्योंकि उसे मेरा सपोर्ट मिलेगा, मैं अपने ही बेटे को क्या करूंगा, जो फेवरेट लोग हैं, फेवरेटिज्म को भी नेपोटिज्म कहा जाता है, जो मेरे फेवर में फेवरेट लोग हैं उनको मैं आगे बढ़ाऊंगा, बाकी सब ऐसे की तैसे कराओ, टैलेंट में मारो गोली, ठीक है। बॉलीवुड में क्या होता है, नेपोटिज्म होती है। सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया गया क्योंकि उसके घर से कोई नहीं था और वो टैलेंटेड एक्टर था, इसलिए बड़े बड़े लोगों ने उसको मरवा दिया, ठीक है। सो याद रखना बेटा, नेपोटिज्म इज द राइट आंसर, नाउन है। क्लियर हुआ कि नहीं। अगला क्वेश्चन है सर, चलो मैं पहले से साफ कर देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। 11वां क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा आपको, मैं और ऊपर ले लेता हूं, इसको लीजिए, कोई गुस्सा मत हो ना, ठीक है। सीरीन का अपोजिट पूछा गया सर, एंटोनिम्स पूछा गया, सीरीन का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। सीरीन का अपोजिट क्या होगा, ठीक है, फटाफट से बताओ। सीरीन का मतलब प्यारे बच्चे समझ लो, मैंने पहले पढ़ा दिया है, कामनेस। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो उग्रवादी टाइप के होते हैं, उग्रवादी जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, जैसे हमारी मैम बैठी हुई हैं ये, ठीक है, रिसेप्शन पे, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो वो, और कामनेस क्या होगा, जो बहुत शांत लोग रहते हैं, मतलब जो बहुत ही पीसफुल लोग हैं, ठीक है ना, जो बहुत पीसफुल हैं, हमेशा जो बहुत ही कम समय पर गुस्सा होते हैं, ऑलवेज दे प्रेफर टू बी काम, हमेशा शांत रहना पसंद करते हैं। वैसे भाई गुस्सा मुझे भी आ जाता है, लेकिन उसके लिए माफी चाहूंगा, कभी कभी आ जाता है, कोई ऑप्शन नहीं, मैंने बहुत कोशिश की कम करने की, क्वाइट और बहुत कम हो गया, ठीक है। प्लेसेड माने भी शांत होता है, क्वाइट माने भी शांत होता है बच्चे, ये सारे मीनिंग सीरियन के हैं। इसका अपोजिट बताना, जो शांत रहे उसको सीरियन कहेंगे, जो जिसे शांति पसंद हो पेसिफिस्ट, और जो बहुत उग्रवादी हो एजिटेटेड। लिखो अशांति वाला आदमी, एजिटेशन जानते होंगे, अशांति, वॉयलेंस, हिंसा, लड़ाई झगड़ा, गुस्सेबाज। घर में एक व्यक्ति हमेशा ऐसा होता है जिसे बहुत लड़ाई झगड़ा पसंद है, जैसे गुस्सा आता है और उसी वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। इम्प्योर माने अशुद्ध होता है प्यारे बच्चे, इम्प्योर आंसर हो नहीं सकता, जो प्योर ना हो उसको इम्प्योर एडजेक्टिव। सो ही माने आज की पूरी दुनिया कैसी है, केवल दिखावे में मर रही है। मेरे दोस्त ने एडिडास के जूते पहने तो मैं भी चोरी करके लाऊंगा और एडिडास ही पहनूंगा, इसलिए फिर जेल काटूंगा। तो सो ही माने दिखावा। और बेटे कॉम्प्लिकेटेड किसे कहते हैं, भाई जो चीजें हमारी समझ से परे हों, जटिल हों। सर ये क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड है, दिस क्वेश्चन इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट आई कांट सॉल्व, और दिस कैंट, इट कांट बी सॉल्व, ये सॉल्व नहीं हो सकता, बहुत ही ज्यादा जटिल, समझ से परे, अनेबल टू अंडरस्टैंड, परप्लेक्स्ड, पजल्ड, अनेबल टू डिसाइड तो नहीं कहेंगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ सर, इसका आंसर बता दो। सीरीन का आंसर हो गया एजिटेटेड। अगला क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चे, स्क्रीन पर 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन बहुत आसान है। ड्राई माने सुखो दो बेटा। मेरे जो बूट हैं, ये अभी बूट आए ना बेटा, उन बेटों को, उनको बेटों को नहीं, उन बूटों को बेटा सूरज में सुखा दो, सूरज की धूप में सुखा दो। सूरज एक ऐसा है, कौन सा, हेवनली ऑब्जेक्ट है, हेवनली ऑब्जेक्ट है। हेवनली मतलब जो हेवन से रिलेटेड है, मतलब आई मीन अंतरिक्ष से रिलेटेड है, आकाश से, यूनिक है। एन कभी आएगा नहीं, ए कभी आएगा नहीं, द 100% आएगा। जितने भी हेवनली ऑब्जेक्ट है उनसे पहले द आता है प्यारे बच्चे, सन से पहले द आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ड्राई दिस बूट्स इन
द सन। सर ये तो बता दो सेल्फ का प्लूरल क्या होता है? सेल्फ नहीं पता आपको? सेल्फ माने अलमारी होती है भैया, अलमारी में बना हुआ एक खाना होता है। अलमारी में बना हुआ एक खाना जिसे आप सेल्फ कहते हैं, ड्रॉर कहते हैं। सर अलमारी का एक खाने में मेरे कपड़े रखे रहते हैं, वही सेल्फ कहलाता है, इसका प्लूरल। ऐसे नाउन इंग्लिश में जिनमें लास्ट में एफ और एफ ई आता है प्यारे बच्चे, एफ और एफ ई को हटा के वी ई एस लग जाता है। बचपन में दूसरी क्लास में पढ़ा रही थी मैडम जी, एस एच ई एल वी ई एस, डी इज द राइट आंसर। सेल्फ का प्लूरल हो जाएगा सेल्व्स, ठीक है ना। वाइफ, यार आपकी मान लो एक पत्नी है तो आप उसको वाइफ कहते हो, आपकी 50 पत्नी है तो आप कहते हो WIVES, मेरी 50 पत्नियां हैं, आई हैव 50 वाइफ्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 13वां क्वेश्चन। चलिए सर 14वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। ये तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, प्लीज इन क्वेश्चनों को लिख लेना, क्योंकि आपको ये ऐसी चीजें जो सेम आएंगी। मेक हेस्ट कभी शुरुआत में आए, कभी भी इंग्लिश में मेक हेस्ट आ जाए और बाद में कोई सेंटेंस हो तो आपको आंख बंद करके और या अदरवाइज लगाना है। अदरवाइज है नहीं, लेस्ट इस सेंस में नहीं आएगा, अलग आएगा और आएगा 100%। दो ऑप्शन है, अलग अलग दो क्लॉज हैं। मेक हेस्ट भाई जल्दी कर लो, नहीं तो यू विल मिस द ट्रिप, बस निकल जाएगी। या तो बस निकल ही जाएगी या तुम जल्दी करो, कुछ दो ऑप्शनों में से कोई काम करो जल्दी, नहीं तो मामला खत्म हो जाएगा। और इज द राइट आंसर, अदरवाइज भी आ सकता था बिल्कुल, और या अदरवाइज याद रखना, ऑप्शन में अदरवाइज होती तो हम अदरवाइज भी लगाते बिल्कुल, अन्यथा और या अदरवाइज। कोई डाउट तो नहीं किसी को? 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है मेरी जान, 15वां देख लेते हैं। अरे कहाँ गए 15वां क्वेश्चन, कहाँ भाई 15, ये आ गया 15वां क्वेश्चन। लो स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, कोई गलती नहीं करेगा, ये 15वां क्वेश्चन है, जल्दी बता दो फटाफट। सर जी इस किताब का 2/3 भाग पूरी तरह से रविश कर दिया, मतलब बहुत बेकार है। इस किताब का 2/3 भाग पूरी तरह बेकार हो चुका है, रविश हो चुका है, पढ़ने लायक नहीं है। जल्दी बताओ फटाफट यार, बहुत दुख की बात है। प्यारे बच्चों बुक क्या है इंग्लिश में? बुक बताओ क्या है? बुक सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। अरे भाई काउंटेबल तो है लेकिन बुक तो सिंगुलर है ना, एक ही किताब है। इस किताब का 2/3 भाग है, 2/3 तो किताब एक ही हुई ना, मतलब ओवरऑल सब्जेक्ट क्या हुआ जल्दी बताओ? सिंगुलर, तो वर्ब प्लूरल कैसे आ जाएगी? मेरी समझ में नहीं आ रहा। वाह जाना चाहिए 100%। बी पार्ट में गलती है इसलिए बी इज द राइट आंसर, क्योंकि उसने कहा है कि वो पार्ट छांटिए जिसमें गलती। आइडेंटिफाई दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैव अ एरर, विच हैव एन एरर। मतलब सर दोबारा समझा दूं, 2/3 ऑफ द बुक, अरे 50 बुक थोड़ी है भाई, मैं कहता 50 बुकों में से 2/3 बुक, तो मैं प्लूरल लगा था। अरे बुक एक ही है, इसका 2/3 भाग मैंने पढ़ लिया, खत्म है या बेकार है, वो आ जाएगी, बहुत सिंपल सी बात है। चेंज द वॉइस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा इसे छोटा कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। लीजिए पूरा खोल लिया मैंने, ये एक्टिव नहीं है पैसिव है। अ केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, बीइंग आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब इसका एक्टिव पक्का कंटिन्यूअस रहा होगा। पुलिस अलोंग विद द सीबीआई। अरे भैया इसके साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव में आती है कि पैसिव में आती है? पैसिव बॉयज है भैया जी, ये भी पहचानने में टाइम लग रहा है, तो मतलब तैयारी है ही नहीं। इसका एक्टिव बनाना है प्यारे बच्चे, तो इसको सब्जेक्ट को शुरुआत में ले आओ। पुलिस अलोंग विद द सीबीआई, पुलिस अलोंग विद द सीबीआई, दो सब्जेक्ट हो गए, प्लूरल होने चाहिए इसलिए आर आएगा। इन्वेस्टिगेटिंग द केस 100% पहला ऑप्शन। सर दूसरा क्यों गलत है? इस कैसे आ जाएगी बेवकूफ हो, अलोंग विद से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, आर आनी चाहिए। सर जी ये बाज कहाँ से लगाए दे, पता ही ना है। जे कहाँ आ गया अलोंग विद द सीबीआई, बर कहाँ आ गए, पता ही ना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ जा रही इसलिए प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में नहीं हो सकता प्यारे बच्चे, ठीक है। द केस इज बीइंग, तो द पुलिस अलोंग विद द सीबीआई आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। कोई डाउट किसी को? 17वां क्वेश्चन क्या है सर जी? अरे पैसेज आ गया तो लो आपके सामने, पैसेज बहुत अच्छा है भाई। पैसेज कैसे कराऊं बताओ? आप कह रहे क्वेश्चन पढ़ के कराओ, ठीक है। एक बच्चे की जिंदगी में क्या होती है, अ चाइल्ड लाइफ कैसी होती है? आपकी ही बात मान रहा हूँ, एक बच्चे की जिंदगी कैसी होती है? उसके लिए मनोरंजन के लिए कोई समय नहीं होता, उस पर जिम्मेदारी बहुत होती है, उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, वो पूरे दुख होते हैं उस पर। जल्दी बताओ, चलो पैसेज में इसका आंसर ढूंढ लें। एक बच्चे की लाइफ कैसी होती है? लो पहले लिखा हुआ है सर, चाइल्डहुड एक ऐसा समय है जहां देर आर फ्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी, होती ही नहीं है, फ्यू मतलब ना के बराबर। आंसर निकल आया, लीजिए आंसर इसका मतलब क्लियर हो गया कि अब चाइल्ड गेट्स ऑल थिंग, एक बच्चे को सब कुछ मिलता है। कब मिलता है एक बच्चे को सब कुछ, ये समझ में आ गया ना? एक बच्चे को वो सब कुछ कम मिलता है, चाइल्ड गेट्स, जिंदगी में सब कुछ मिलता है। ये तो वो नोटी नहीं है, उसके मम्मी पापा अच्छे हैं, इफ ही इज ब्रिलियंट विदाउट गिविंग एनीथिंग रिटर्न, बिना कुछ लौटाए एक बच्चे को सब कुछ मिलता है, विदाउट गिविंग एनीथिंग इन रिटर्न। बच्चे को कुछ भी वापस नहीं लौटाना होता है, एक बच्चे को लाइफ में सब कुछ मिल रहा होता है बिना कुछ लौटाए हुए। अगला क्वेश्चन क्या है? अ चाइल्ड इज लुक्ड आफ्टर, एक बच्चे की परवाह अच्छी होती है, कब अच्छी होती है जल्दी बताओ? एक बच्चे की परवाह कब अच्छी होती है? जब उसके मम्मी पापा ग्रिडी लालची होते हैं। मैं बता देता हूं इसका आंसर, लो। एक बच्चे की परवाह आपके सामने, एक बच्चे की ही इज फेड, अच्छी देखभाल होती है, अच्छी कब? इफ अ चाइल्ड हैज गुड पेरेंट, बिल्कुल सही आ गया। 18 का डी आंसर था, 19 का क्या होगा सर? 19 का हो गया एक बच्चे की बहुत अच्छी देखभाल होती है जब उसके मम्मी पापा बहुत सिंसियर और अच्छे हों, बाय द प्रूडेंट पेरेंट्स। और लास्ट क्वेश्चन, फॉर अ चाइल्ड लाइफ इज अ सीरीज, एक बच्चे के लिए उसकी जिंदगी क्या है, किसकी सीरीज है? फॉर अ चाइल्ड, फॉर अ चाइल्ड लाइफ या फॉर अ चाइल्ड लाइफ इज अ सीरीज, किसकी सीरीज है? नई नई चीजों की। देखिएगा बच्चे के बारे में कहा गया है सर, इन एडिशन लाइफ इज ऑलवेज प्रेजेंटिंग न्यू थिंग्स टू द चाइल्ड, थिंग्स दैट हैव लॉस्ट देयर इंटरेस्ट फॉर ओल्डर पीपल बिकॉज दे आर टू वेल नोन। इसका मतलब एक बच्चे के लिए जिंदगी क्या है? बहुत नई नई चीजों की शुरुआत है। फॉर अ चाइल्ड लाइफ इज अ सीरीज ऑफ आउटडेटेड एक्सपीरियंस, न्यू एंड वंडरफुल थिंग्स, बिल्कुल हो सकता है, ऑफ
आउटडेटेड आउटमोडेड थिंग्स ऑफ थिंग्स दैट द लाइफ इज अ सीरीज ऑफ थिंग दैट द ओल्डर पीपल हैव डिस्कार्डेड, ये भी गलत हो गया। न्यू एंड वंडरफुल थिंग्स की एक सीरीज है, जिंदगी उनके लिए एक बहुत ही नए अनुभवों की एक शुरुआत है। 20 का आंसर बी होगा, 20 का आंसर क्या होगा, बी होगा। 19 का मैंने बता दिया सी होगा, पहले ये सारी चीजें, ठीक है। पेपर कैसा लगा प्यारे बच्चे, सच बताना, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आप इस पर 50 कमेंट कर रहे हैं तो जोश बना रहेगा प्यारे बच्चे। एक बहुत ही अच्छी 50 बहुत ही मोटिवेटिंग कमेंट आनी चाहिए। पहली बार यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैंने ऐसे लगभग 20 पेपर करा दिए, जिनकी पीडीएफ कॉपी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेना चाहूंगा। अगला वीडियो आपको आज ही मिल जाएगा। किस पेपर का, उस पेपर का नाम होगा 21वां। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।